दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में इस कार्यक्रम में हम आपको दो तीन खबरें जो हैं मिली जुली बताने वाले हैं। सभी खबरें गुजरात से संबंधित है और एक के बाद एक आपको बताएंगे। पहली बात करते हैं गुजरात की शिक्षा के स्तर की बात कर लेते हैं। नीति आयोग जो है हमारा, जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, आयोजन पंच जिसको कहते थे, वो नरेंद्र भाई को नए नए नाम देने की आदत है, तो उन्होंने उस आयोजन पंच को, प्लानिंग कमीशन को बना दिया नीति आयोग। अब नीति आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग मामलों में, अलग अलग क्षेत्र में। देश के सभी राज्य जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो शिक्षा के मामले में भी नीति आयोग का एक रिपोर्ट इस लोकसभा सत्र में पेश हुआ और उस रिपोर्ट में जो गुजरात के बारे में पता चला है उसको सुन के और देख के समझ में आता है कि एक समय जो यही नीति आयोग गुजरात को शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से फ्रंट रनर, मतलब कि सबसे आगे रहने वाला, दौड़ने वाला राज्य बता रहा था, वही नीति आयोग अब जो है, मतलब उसकी रिपोर्ट से लगता है कि हम अब बैक बेंचर बन गए हैं। बिल्कुल बैक बेंचर। कैसे? तो नीति आयोग जो है उसकी एक रिपोर्ट है। वो नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गुणवत्ता सबर, मतलब क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता से भरा शिक्षा का जो आपको प्रदान करना होता है अपने राज्य के बच्चों को, उस मामले में, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन देने के मामले में गुजरात पूरे देश में जो राज्य है उनमें 18वें नंबर पे आया है, 18th पोजीशन। वहां पे हम लोग जाके नीचे जाके बैठ गए हैं। ठीक है। तो अब सरकार तो हमारी कहती है कि हम तो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, विदेश से लोग हमारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ये सब बातें हो रही, बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही है। लेकिन ये एक रिपोर्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2024, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के चलते ये गुजरात की जो जो एकदम कटु वास्तविकता है वो हमारे ध्यान पे आ रही है। इस रिपोर्ट में ऐसे कुछ तथ्य और ऐसे आकलन जो है प्रस्तुत किए गए हैं कि गुजरात में कक्षा 9 और 10 में जो विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेशियो होता है, मतलब कि अब नहीं पढ़ना है, कारण कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है कारण, पर अब पढ़ना नहीं है, पढ़ाई छोड़ देनी है, ये जो रेशियो है, ड्रॉप आउट रेशियो, वो 17.9% है। जबकि देश का एवरेज ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो 12.6% है। मतलब कि देश का जो एवरेज ड्रॉप आउट रेशियो है कक्षा 9 और 10 में विद्यार्थियों का, उससे हमारा ज्यादा है और अच्छा खासा ज्यादा है। ठीक है। अब कक्षा 11वीं और 12वीं में जो विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं तो उसमें 48.2%, और जब कॉलेज में स्नातक कक्षा में अगर आप प्रवेश पाते हैं तो सिर्फ 24% बच्चे हैं जो ये कर रहे हैं। गुजरात में प्रति 29 विद्यार्थी के बीच में एक शिक्षक है। ठीक है। देश का अगर एवरेज देखे तो प्रति 18 विद्यार्थी एक शिक्षक है। हमारा प्रति 29 विद्यार्थी एक शिक्षक है, मतलब 11 विद्यार्थी वहां भी हमारे ज्यादा है और सिर्फ एक ही शिक्षक है। तो एक और आखिरी फिगर बता दूं आपको, ये है कि गुजरात में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 11% वो हैं जो कभी भी स्कूल में दाखिला लेते ही नहीं है। ये है ना गजब की बात, ये बड़ी गजब की बात। तो आप सोच लीजिए। अब एक और खबर आपको बतानी, किसानों को लेकर ये रिपोर्ट भी हमने सामने खुल के रखी हुई है। ठीक है। किसानों को लेकर भी एक रिपोर्ट जो है वो आई है। उस रिपोर्ट के चलते अगर हम बात करें गुजरात की, सिर्फ और सिर्फ गुजरात की बात कर रहे हैं,
तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय जो है हमारा, संसद का सत्र चल रहा है, तो लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में, देश में हमारे किसानों की जो मंथली एवरेज इनकम है वो 20,000 से 22,000 के बीच में रही है। ये लोकसभा के पटल पर रखा गया केंद्र सरकार का जवाब है कि भारत का एवरेज किसान जो है वो एवरेज महीने 20,000 से 22,000 रुपए की इनकी आय है। ठीक है, उसमें भी मेघालय जो है हमारा, पूर्वोत्तर का मेघालय, वो सबसे ऊपर है, और गुजरात जो है वो बहुत पीछे है। गुजरात में किसानों की एवरेज प्रति माह इनकम जो है वो सिर्फ 12,631 रुपए, 12,631। तो वो जो 2022 तक दुगना करने वाली बात थी वो तो छोड़ो, वो जो थी पहले वो उसके भी थोड़ा नीचे गिरी हुई है। ठीक है, ये स्थिति है अभी। अच्छा, किसान तो कह रहे हैं कि हर चीज महंगी हो गई है, खाद जो है वो महंगी है, ठीक है, उसका जो बीज है वो महंगा है, ठीक है, कीटनाशक दवाएं जो है वो बड़ी महंगी हो चुकी है, खेती के औजार जो है वो बड़े महंगे हो चुके हैं, और किसानी करने के लिए जो मजदूर रखने पड़ते हैं उनकी दिहाड़ी भी बड़ी महंगी हो गई। तो पहले किसान जो है वो दिहाड़ी के लिए जो मजदूर आता था उसको प्रतिदिन 125 रुपया देता था, अब वो 350 के कम में काम नहीं करता है। और इससे बड़ी तकलीफ वाली बात ये कि ये श्रम करने वाले जो मजदूर चाहिए हमारे भाई, वो भी अब बहुत कम मिल रहे हैं इनको मिलने के लिए। तो कुल मिला के किसानी के खर्च में पहले के मुकाबले 30% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन आमदनी जो है जैसी थी, जहां थी वहीं की वही। मैं वो आपको राज्य बता दूं, सबसे ऊपर जो है, जहां पे जिन राज्यों में किसान की जो प्रतिमाह आय है वो गुजरात से आगे है। तो पहले नंबर पर, देश में पहले नंबर पे मेघालय आता है। वहां का किसान जो है एवरेज प्रतिमाह 29,348 कमाता है सरकार के आंकड़ों के मुताबिक। पंजाब का किसान दूसरे नंबर पे है, 26,701 रुपया कमाता है। हरियाणा का किसान तीसरे नंबर पे है, वो 22,841 रुपये कमाता है। अरुणाचल का चौथे नंबर पे है, 19,225 कमाता है। कश्मीर का किसान 5वें नंबर पे है, 18,918 रुपये कमाता है। मिजोरम, फिर से पूर्वोत्तर का राज्य, वहां का किसान 17,915 रुपये कमाता है प्रतिमाह एवरेज। फिर नीचे आप डाउन साउथ चले जाइए, केरल में, तो केरला जो है वहां पे उसका किसान 17,915 रुपये वो भी कमाता है। उत्तराखंड जो है देवभूमि हमारी, वो वहां का किसान 13,552 प्रतिमाह ऑन एन एवरेज कमाता है। कर्नाटक का किसान 13,441 प्रतिमाह कमाता है एवरेज। और फिर आता है गुजरात, जिसका किसान 12,631 रुपया कमाता है। तो दुगनी तो छोड़ो भाई साहब, खर्चा 30% बढ़ गया किसानी का, और आय के बढ़ने का मतलब दूर सुदूर तक कहीं आपको कोई ना तो हिंट मिल रहा है, ना कोई इशारा है, ना कोई संभावना, ना कोई आशा। उम्मीद बड़ी चीज होती है, पर किसानों की अब वो बची नहीं लगती। तो यही बता रहा था आपको। एक और बता दूं मैं, लॉ एंड ऑर्डर पर जो है वो भी मामला काफी बिगड़ता जा रहा है, लोग परेशान। कांग्रेस के विधानसभा में जो नेता हैं पक्ष के, अमित चावड़ा, उन्होंने इस बारे में कुछ कहा है, वो मैं आपको सुना और दिखा देता हूं। गुजरात में पिछले दिनों में जिस तरीके से एक के बाद एक लूट हो रही है, ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, खुलेआम बलात्कार किए जा रहे हैं, खुलेआम दारू की बिक्री हो रही है, इन सभी मामलों में बीजेपी के कनेक्शन बाहर आ रहे हैं। आज पूरे गुजरात में पिछले दिनों में देखे तो एक ड्रग्स पैडलर पकड़ा गया, जिसके सभी भाजपा के बड़े नेताओं के साथ नजीकी करीबी रिश्ते हो, ऐसे फोटोग्राफ्स भी बाहर मिले हैं। सोशल मीडिया पे ड्रग्स पैडलर राज्य के होम मिनिस्टर को
बर्थडे विश करता है, उसमें लिखता है कि मेरे अजीज दोस्त और बड़े भाई राज्य के गृह मंत्री, और वहां तक तो ठीक है, लेकिन राज्य के गृह मंत्री के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से उनको रिप्लाई दिया जाता है धन्यवाद भाई करके। तो उससे स्पष्ट पता चलता है कि जो ड्रग्स के पेडलर है उनको भी कहीं ना कहीं राज्य के बड़े नेता और खास करके होम मिनिस्टर द्वारा उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ऐसे ही दूसरा भी राजकोट में कॉलेज की 2 बच्चियों पे बलात्कार हुआ। उन बच्चियों पे बलात्कार करने वाले भी भाजपा के नेता पकड़े गए। वो भाजपा के नेता के भी सभी भाजपा के बड़े लीडर देख सकते हैं कि पार्टी के प्रेसिडेंट CR पाटिल, केंद्रीय मिनिस्टर परसोत्तम रूपाला जी के साथ उनके करीबी रिश्ते हैं, और प्रदेश भाजपा के बड़े नेता की हॉस्पिटल में भी बलात्कार किया गया, लेकिन आज दिन तक उन पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही। ऐसे ही भाजपा के अहमदाबाद के नेता गुजरात में इलीगल तरीके से शराब को बेचने का उसका बड़ा नेटवर्क चला रहे थे, वो भी पकड़ा गया है। तो उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि जितने भी इलीगल काम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लोग शामिल है, और राज्य के मुख्यमंत्री अपने आप को मृदु और मक्कम मुख्यमंत्री बताते हैं, लेकिन आज उनका सरकार पे कोई कंट्रोल नहीं रहा है, ना तो पुलिस प्रशासन का कोई डर रहा है, और खुलेआम गुजरात में लूट चल रही है, ड्रग्स बिक रहा है। पहले गुजरात लैंडिंग हब बोला जाता था ड्रग्स के लिए, बाद में मैन्युफैक्चरिंग हब, ट्रेडिंग हब, और अब तो रिटेल बिक्री में भी गुजरात ड्रग्स का हब बनता जा रहा है। वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। हम मुख्यमंत्री से आशा रखते हैं कि खाली बातों में मृदु और मक्कम का प्रचार न करे, सही अर्थ में सभी भाजपा के लोगों के जो कनेक्शन पकड़े गए उन पे कड़ी कार्यवाही करे। ये आपने सुना। अब मैं बताऊं आपको, इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो अमित चावड़ा ने की जो कि सिर्फ आरोप हो। राजनीति में होता है ना, ये राजनीति में कुछ भी बोल देते हैं। जैसे वो यूपीए की गवर्नमेंट चल रही थी तो वो विनोद राय CAG के द्वारा संभावना बताई गई, कहलवा दिया गया कि भी बड़ा घोटाला है, कोल का भी बड़ा घोटाला है, तो उस पर जो है फिर उस आरोप को इतना मजबूत बना दिया गया कि आरोप जैसे कि सच साबित हो गया। हालांकि वही विनोद राय ने काफी लंबे अरसे के बाद फिर ये कबूल किया कि उससे गलती हो गई। तो वो ये इस तरह का मामला नहीं है ये जो अमित चावड़ा ने तो, और ये सब खबरें हमने आपको 4PM पर दिखा भी दी। ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के साथ रिश्ते हो, वो खुलेआम उसका जो सोशल मीडिया पे उसका ढंढेरा पीट रहा हो, ढोल पीट रहा हो, उसके बाद भी कोई इसको रोकने वाला नहीं हो, फिर वो ड्रग्स का वो पैडलर नहीं मतलब ट्रैफिकर के तौर पर जो है पकड़ा जाता है। बलात्कार करने वाले लोग भाजपा के पदाधिकारी लोग हैं भाई, ये मतलब सिर्फ सामान्य कार्यकर्ता ही नहीं, पदाधिकारी है कहीं ना कहीं। तो ये कनेक्शन है, और बात उनकी सही है कि ये है, खुलेआम है। तो इसमें कोई सिर्फ आरोप लगाने की बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री हमारे जो कहे जाते हैं बिल्कुल सही, उन्होंने कहा कि मृदु भाषी, एकदम मृदु भाषिता, शालीनता सद्गुण जरूर है, लेकिन अगर वो शासन करने में अगर आपको निर्बल बना रहे हैं तो फिर वो उस तरह के सद्गुण किसी काम के होते नहीं। उसको देखिए, देखने की बहुत जरूरत है। इस पूरे निवेदन में अमित चावड़ा ने जो भी कहा, इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है कि जो झूठ पर आधारित हो या सिर्फ आरोप के नाम पे राजनीति करने की कोशिश की गई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने सोचा कि ये बात भी आप तक पहुंचानी चाहिए, हमने पहुंचा दी। अब आपको ये पूरी खबर कैसी लगी, शिक्षा में गुजरात की स्थिति, किसानी में गुजरात की स्थिति, और लॉ एंड ऑर्डर में भाजपा के नेताओं के साथ जुड़े हुए जो गुनहगार हैं, किस तरह से बेखौफ होकर जो है क्राइम कर रहे हैं, उन सब बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपकी बारी है, आप हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताएं आपकी जो भी इस खबर को लेकर सोच बनी हो, और ये खबर पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर इसे लाइक कर दीजिए, इसकी जो लिंक है उसको शेयर कीजिए हो सके उतना, और अगर सिर्फ आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। खबरें अच्छी मिलती रहेगी आपको गुजरात की, और कुछ नेशनल खबर भी मिलेगी हमारी ओर से, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने आसपास के लोगों से करो। एक रिक्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करेंगे, आप सभी का जो कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।